नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज का जो टॉपिक है वह है संधि। यहाँ पर हम संधि का दूसरा भाग जो है उसका अध्ययन करेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। साथियों, स्वर संधि क्या है और उसके विभिन्न भेद कौन कौन से हैं वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। साथियों, हमारी ये जो श्रृंखला है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि हिंदी विषय से दी जाती हैं और जो हमारी कक्षाएं हैं कक्षा 6 से 12वीं तक, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संधि जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। सम का अर्थ होता है समान रूप से और धी का अर्थ होता है मिलाना, यानी कि सम जो है उपसर्ग और धी जो हमारी धातु है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना, यानी कि समान रूप से मिलाना। यानी कि दो वर्गों को, दो अक्षरों को जब मिलाने पर उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम उसे संधि कहते हैं। जैसे संधि की यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि जो दो वर्ण होते हैं अगर आपस में पास पास आते हैं और व्याकरण के नियम के अनुसार उसमें कोई अगर परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन हमारा संधि कहलाता है। यदि हम उन शब्दों को अगर हम उसको तोड़ते हैं, सार्थक शब्दों में तोड़ते हैं और उसे पुनः उसी सार्थक शब्द में एक नया जो शब्द बनाते हैं उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि विद्याधन आलय, विद्यालय जो शब्द हैं उसको हमने तोड़ा है, विद्या और आलय ये दोनों ही सार्थक शब्द हैं। पुनः इसको अगर मिलाया तो तब भी हमारा एक सार्थक शब्द जो है वो बनकर आया है, विद्यालय। जगत धन ईश नया शब्द बना है जगदीश। हिम धन आलय हिमालय नया शब्द मिलकर बना है। फिर हमने देखा था कि स्वर जो हमारी संधि है उसके 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर को हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, अब पढ़ेंगे हम व्यंजन और विसर्ग को। सबसे पहले हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि क्या होती है साथियों, पहले हम वो अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा कि व्यंजन के साथ अगर स्वर या व्यंजन उनका अगर मेल होता है तो वहां हमारी व्यंजन संधि होती है। यानी कि हमारे जो स्वर हैं 11 और व्यंजन जो हमारे 33 है, उनमें से कोई अगर वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां पर हमारे नए जो संधि है व्यंजन संधि उसका निर्माण होता है। व्यंजन संधि में एक स्वर और एक व्यंजन मिल सकते हैं या दोनों ही व्यंजन मिल सकते हैं। अगर दोनों स्वर मिले तो वो हमारी स्वर संधि के अंदर चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर 2 व्यंजन मिल सकते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन मिल सकते हैं। अतः इसके अनेक भेद भी हैं और इसके जो नियम हैं अगर हमने उनको याद कर लिया साथियों, अगर उनको अच्छी तरह से समझ लिया तो व्यंजन संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न है हमारा गलत नहीं होगा। पहला जो नियम है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, हमारे जो 5 वर्ण हैं क, च, ट, त और प, उनके बाद यदि कोई स्वर आता है, हमारे 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आता है, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, या फिर यर ल व जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं वो आते हैं, या ह जो हमारा ऊष्म व्यंजन है, उनमें से कोई अगर वर्ण आया तो उसका जो प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर हम तीसरा वर्ण जो है उसमें परिवर्तन कर देंगे। पहला नियम हमारा ये कहता है। जैसे कि क जो है हमारे घ में परिवर्तित हो जाएगा, च जो है हमारा झ में परिवर्तित हो जाएगा, ट जो है हमारा ड में परिवर्तित हो जाएगा, त जो है हमारा द में परिवर्तित हो जाएगा। ये किस प्रकार से परिवर्तित होता है, जैसे दिक धन गज ये शब्द बना है, 2 टुकड़े करके हमने बनाया है। अब इसमें जो क है स्वर रहित क, यहाँ पर ये जो निशान लगा हुआ है नीचे हलंत का, इसको हम स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। इन हर व्यंजन के नीचे आपको स्वर रहित व्यंजन है उसका ही प्रयोग क्या करना होता है हिंदी वर्णमाला के अनुसार, क्योंकि व्यंजन जो है स्वर से मिलकर ही बना हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर अब देखते हैं कि दिक और गज है, यहाँ पर दिक क जो है उसके तीसरे वर्ण यानी कि घ जो है उसमें परिवर्तित हो जाएगा और नया शब्द जो बनेगा वो होगा दिग्गज। ऋक धन वेद ऋग्वेद में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे च का जो है वो झ में किस प्रकार परिवर्तन होता है, अच धन अंत, यहाँ पर च जो है हमारे झ में परिवर्तित होकर अजंत जो है नया शब्द बनाता है। अच धन आदि आजादी एक नया शब्द बनता है। अब आता है ट जो है ड में किस प्रकार परिवर्तित होता है। जैसे कि ट यहाँ पर लिखा हुआ है षट धन अक्षर, षट जो है वो ट जो है हमारा ड में परिवर्तित होकर नया शब्द बनाएगा षडाक्षर। फिर आता है षट प्लस यंत्र षड्यंत्र। फिर आता है कि हमारा नया जो नियम है कि त का द बन जाता है तो सत धन
आचार, जो त है हमारा द में बदल जाएगा, सदाचार में परिवर्तित होकर नया शब्द बनाएगा, और जगत धन ईश मिलकर बनेगा जगदीश। यहाँ पर कुछ उसके नियम के भी अपवाद हैं कि अगर यदि त के साथ ड या ढ अगर आते हैं तो त के स्थान पर ड जो है उसमें बदल जाएगा। दूसरा नियम है कि त के साथ यदि झ और ज दोनों ही आते हैं तो त के स्थान पर झ में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि वह जो वर्ण है वो डबल बार आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। त के स्थान पर अगर त और उसके साथ ल अगर आया है तो वो जो है त जो है हमारा ल में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि दो ल हमें देखने को मिलेंगे, एक स्वर रहित ल। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देंगे कि सत धन जन, सत प्लस जन, यहाँ पर त आया है और त के तुरंत बाद हमें झ दिखाई दे रहा है, तो त जो हमारा है वो झ में ही परिवर्तित हो जाएगा और नया शब्द बनेगा सज्जन। यहाँ पर उत धन लंगन, त जो है और उसके पश्चात ल आया है, तो ल जो है ये जो त है वो भी ल में परिवर्तित होकर उल्लंघन जो है नया शब्द बनेगा। उत धन लेख, जो उत जो है हमारा उसमें ल में ही परिवर्तित होगा और उल्लेख बन जाएगा नया शब्द। अब आता है कि उत धन ज्वल, यहाँ पर त जो है वह झ में ही परिवर्तित होकर उज्ज्वल जो है ये नया शब्द मिलकर हमारा बनेगा, यानी कि दोनों ही जो झ है ये बिना स्वर रहित होंगे। और अब देखते हैं कि उत धन लास जो शब्द है वो त जो है वो लास ल में परिवर्तित होगा और उल्लास नया शब्द बनेगा। तत धन लीन तल्लीन, जगत धन जननी जगत जननी, इस प्रकार से हमारे नए शब्द का निर्माण होता है। अब दूसरा जो नियम है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम, पहले या तीसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण जो है न, ञ, न और म अगर ये आते हैं तो पहला या तीसरा वर्ण भी पांचवें वर्ण का हो जाता है, यानी कि पहला जो वर्ण है और तीसरा जो वर्ण है अपने ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रिक दी गई है कि प्रथम प्लस तृतीय वर्ण, पहला और तीसरा वर्ण प्लस पंचम वर्ण, यानी कि पहला तीसरा प्लस पांचवा वर्ण बराबर पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि जगत त जो है वो न जो है हमारा उसके न में परिवर्तित हो जाएगा जगन्नाथ। उत्धन मूलन उन्मूलन, उत्धन नत उन्नत आदि शब्दों का निर्माण होता है। अब आता है तीसरा नियम की त या द के बाद, त या द के साथ यदि च और छ हो, त और द के साथ यदि च और छ का मेल हो तो वह त और द के स्थान पर च जो है वो बन जाएगा। फिर आता है कि त और द के साथ यदि झ और झ का मेल हो तो वहां पर त और द के स्थान पर झ जो है वो बन जाता है हमारा। फिर आता है कि त और द के साथ, यानी कि त और द जो है उसके साथ यदि ट और ठ अगर आया है तो वहां पर त और ठ के त और द के स्थान पर ट जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। फिर आता है कि त और द के साथ, त और द के साथ यदि हम ड और ढ का जो है अगर मेल होता है तो वहां पर ट और द की जगह पर हम ड जो है उसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है कि त और द के साथ यदि ल जो है वो वर्ण आता है तो वहां पर हम त और द के स्थान पर ल का जो है उसका प्रयोग हम करते हैं और नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि अगर त के साथ च और छ आया है, त के साथ यदि च और छ आया है तो वह आधे च और पूर्ण च जो है आधा च और छ, यानी कि च और च जो है उसमें परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि त और द जो है वो हम च और छ के जगह च में जो है उसमें परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए उदाहरण, जैसे कि सत धन चरित्र, त आया है तो बाद में च आया है तो वो अपने ही परिवर्तन यानी कि च में बदल जाएगा और सच्चरित नया शब्द बनेगा। समुत धन चय, वह भी परिवर्तित होकर समुच्चय जो है उसमें परिवर्तित होगा। उत्धन चरित उच्चरित, इस प्रकार से नया शब्द बनेगा। अब है कि त और द के साथ अगर झ और झ आया है तो वह झ में बदल जाएगा
और यदि झ आया है तो वह भी झ जो है हमारा जहाज वाला उसमें परिवर्तित होगा। जैसे कि सत प्लस जन सज्जन बन जाएगा, तत् जन्य तज्जन्य बन जाएगा। अब आता है नया नियम कि ई हमारा स्वर है, री हमारा स्वर है, उसके साथ साथ र और श के बाद अगर स्वर आता है, ये स्वर आता है या क वर्ग आता है या प वर्ग आता है या अनुस्वार आता है या य व, ये जो स्वर हैं ये इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। ये अगर आते हैं, ह अगर आता है, अगर इनमें से कोई वर्ण अगर आता है तो उसके बाद अगर न अगर आया है तो वह न जो है हमारे न जो है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि सीधे सी बात है कि न अगर इन शब्दों के बाद इन वर्णों के बाद अगर कोई आया है तो वह न जो है हमारा न में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि ई, री, र और श के साथ अगर न आया है तो न के स्थान पर न का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम उसको टुकड़े करेंगे तो पुनः वापस न ही बनेगा, किंतु अगर हम उसको टुकड़ों को अगर मिलाते हैं, अगर नया शब्द बनाते हैं तो वो हमारा न बनेगा। फिर आता है कि ई, री, र और श, इसके साथ अगर स्वर आता है, क वर्ग आता है, प वर्ग आता है या कोई अनुस्वार आता है या य व जो हमारे अर्ध स्वर हैं ये आते हैं, ह अगर आता है और उसके बाद अगर न अगर आया तो उस न के स्थान पर भी न जो है उसमें हमारा परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि नार प्लस अयन, यहाँ पे र है और फिर अयन जो है उसमें जो लास्ट में हमारा न आया है, तो अगर र के साथ अ आया है यानी कि कोई स्वर आया है तो वो हमारा परिवर्तित होकर नारायण जो है अंतिम जो वर्ण है वो न जो है वो न में बदल जाएगा। परिणाम परिणाम में बदल जाएगा। शोष प्लस अन शोषण बन जाएगा। राम प्लस अयन रामायण बन जाएगा। मर प्लस अन मरण में परिवर्तित हो जाएगा। अब आता है कि अगला जो नियम है, यदि सम जो हमारा उपसर्ग है उसके बाद कृत, कृति, करण या कार, क्या क्या याद रखना है हमें? कृत याद करना है, कृति करनी है, करण और कार यदि शब्द आते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक शब्द अगर आता है और उसके बाद जो म आता है तो म जो है वो सम जो है उसका जो म है वो अनुस्वार में बदल जाता है। यानी कि सम का जो म है स्वर रहित म जो है वो अनुस्वार यानी कि शब्द के ऊपर जो है बिंदी लग जाती है एवं स जो है उस जो हमारा दंती स है उसका आगमन हो जाता है। जैसे कि सम जो है और उसके साथ में कृत आया है तो सम जो है वो हमारा बिंदी के रूप में चला जाएगा ऊपर, और जो है स जो है हमारा स्वर रहित स वो उसका आगम हो जाएगा। यहाँ पर नया शब्द बनेगा संस्कृत। समधन कृत संस्कृत, समधन कृति संस्कृति, समधन का संस्कार। ठीक है। फिर आता है कि यदि परि के बाद परि उपसर्ग के पश्चात कृत, कार, कृति और करण अगर इसमें शब्द आए हैं और उसके बाद यदि परि शब्द के बाद जो है वो श जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि इसके परि के बाद अगर कृत, कार, कृति और करण शब्द आए हैं तो परि जो वर्ण है उसके बाद श जो है हमारा मूर्धन्य श उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है परिधनकार, परिष्कार, परिधनकृत, परिष्कृत, परिधनकृति, परिष्कृति। अब आती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में साथियों विसर्ग संधि जो हमारी मूलतः संस्कृत से हिंदी में आए हुए वे शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में बहुत कम है उनका प्रयोग करते हैं, किंतु वो अगर हिंदी में है कुछ जो गिने चुने हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कि अंतः, पुनः, प्रायः, शनै शनै आदि जो शब्द हैं ये संस्कृत के तत्सम शब्द हैं जिनको हमने हिंदी में जैसे कि ज्यों के त्यों उनको ग्रहण किया है। तो विसर्ग के साथ अब यहाँ पर उसकी परिभाषा आती है कि विसर्ग संधि होती क्या है। तो विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन के संयोग से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसके कुछ नियम भी हैं, उन्हें हम आगे देखते हैं। कि जैसे पहला जो नियम है हमारा क वाला कि यदि विसर्ग यानी कि ये जो दो आपको बिंदियां दिख रही हैं इसे हम विसर्ग कहते हैं कि आगे श और स यानी कि तालव्य श
मूर्धन्य श और दंती स अगर आते हैं तो वहां पर क्रमशः श स्वर रहित ए और स में बदल जाता है। जैसे कि नीह और संदेह अगर आया है शब्द, अगर इनको वापस अगर हम मिलाते हैं तो नीह ह जो विसर्ग है और स जो आया है वह अपने ही अक्षर में बदल जाएगा, यानी कि निस्संदेह। निहधन शब्द निश शब्द, निहधन स्वार्थ निस्वार्थ, ये शब्द जो हैं हमारे शुद्ध शब्द हैं। आप इन्हें भी अच्छी तरह से याद रखें क्योंकि शब्द शुद्धि में हमारे आएंगे यहाँ पर। अब आता है कि ख जो है यदि विसर्ग से पहले, अब नियम कहता है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में र आए, ई और ऊ हो और उसके पश्चात क्या आना चाहिए, र हो, तो विसर्ग का जो है लोप हो जाएगा और ई जो है ऊ है वो दीर्घ ई और ऊ में बदल जाएंगे। जैसे कि निहधन रव ये शब्द है और नी जो है ई जो आई है वो परिवर्तित होकर दीर्घ री में बदल जाएगी, निरव। निह प्लस रोग निरोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है निरोग शब्द जो है। निह प्लस रस निरस, यानी कि निरोग जो है नी जो है ई आई है और उसके पश्चात विसर्ग आया है, इसी कारण से नी जो शब्द है वो दीर्घ री में नी में बदल जाएगा और यहाँ पर नया शब्द बनेगा जो हमारा बड़ी नी जो है उसका प्रयोग करेंगे निरोग। अब आता है ग कि यदि विसर्ग के साथ, नियम कहता है कि यदि घ के साथ विसर्ग के साथ च और छ और ट और ढ तथा त और थ जो है अगर आए तो विसर्ग क्रमशः श श और स इसमें बदल जाते हैं, यानी कि तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती स में बदल जाते हैं। जैसे कि निह प्लस छल, नी जो है और छ जो है अगर उसके पश्चात विसर्ग के पश्चात छ जो आया है तो वो हमेशा श जो है हमारा उसमें शक्कर वाला जो श है उसमें परिवर्तित हो जाएगा, निश्छल। निहधन ठूर निष्ठुर। अब आता है नया नियम जो है कि विसर्ग के बाद क ख प और फ ये शब्द आते हैं तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन, कोई भी विकार नहीं होता, यानी कि विसर्ग के तुरंत बाद अगर जो अंतिम जो शब्द है उसका पहला जो वर्ण है अगर क है, ख है, प और फ है तो वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें हम विसर्ग लिख देते हैं। प्रातः धन काल ये शब्द बनेगा प्रातः काल। अंतः धन करण अंतःकरण, ठीक है। यदि विसर्ग के साथ, अब नया जो नियम है कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ जो है इनको छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर आया है, यानी कि अ आ को छोड़कर विसर्ग से पहले अगर कोई भी अ और आ ये जो स्वर हैं इनको छोड़कर अगर कोई भी स्वर आया है जैसे ई ऊ री इस तरह से आ गए हैं तो बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है या फिर य र ल और व जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं इनमें से अगर कोई वर्ण हो तो विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे कि नीह प्लस आधार निराधार, यानी कि र जो में परिवर्तन हो जाएगा। उसके जैसे विसर्ग है उसके पश्चात अगर आ हो जैसे निराधार बदल जाएगा और नीह प्लस धन निर्धन के रूप में बदल जाएगा। अब आता है कि नया नियम जो है कि यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई स्वर और भी स्वर अगर होते हैं, अगर वो आते हैं तो विसर्ग है वो र जो है स्वर रहित र में बदल जाता है। जैसे कि नीह प्लस आशा निराशा, नीह धन ऊ आया है तो यहाँ पर निरुपाय हो जाएगा। नीह धन अर्थक निरर्थक शब्द बनता है। अब आता है कि छ नियम जो है हमारा, यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में अंतस्थ व्यंजन जो हमारे य ल व और ह जो ऊष्म व्यंजन है अगर वो आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग ओ जो है उसमें बदल जाता है। जैसे मनः प्लस रथ मनोरथ, पुरः धन हित पुरोहित, मनः धन रम मनोरम। यानी कि आपको देखना है अगर शब्द के अंत में अगर विसर्ग दिख रही है
तो हमें विसर्ग संधि का प्रयोग करना ही है। साथ में अगर हम कुछ नियम जो हैं अगर उनको याद रखते हैं तो हमारी विसर्ग संधि बहुत सरल और आसान बन जाती है। यदि विसर्ग से पहले नया नियम कहता है कि ई और ऊ आए और उसके बाद में क, ख, प, फ इनमें से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग जो है श में बदल जाता है। जैसे कि निह धन कर्म निष्कर्म में बदल जाएगा, निह धन काम निष्काम, निह धन पाप निष्पाप, यानी कि श। अब यहाँ पर देखेंगे आपको अधिकतर शब्द जो हैं आधे शब्द दिखेंगे, साथ ही साथ श और स, ये जो हमारे तीनों स हैं उनका प्रयोग अक्सर आपको यहाँ पर विसर्ग संधि में देखने को मिलेगा। अब हिंदी की कुछ विशेष जो संधियां होती हैं वो हम आप पढ़ते हैं कि हिंदी में कुछ अपनी विशेष संधियां होती हैं। इनकी जो रूपरेखा है अभी तक कोई विशेष स्पष्ट रूप से निर्धारित तो नहीं हुई है, फिर भी इनका ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि हमको इनको पढ़ना ही होता है। क्योंकि जब हम वाक्य लिखते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग हम अवश्य करते हैं और उन शब्दों को हम शुद्ध कैसे लिखा जाए वो अब हम पढ़ते हैं कि जब, तब, कब, सब और अब आदि शब्द हैं। इनके अंत में यानी कि पीछे ही आने पर जो ह है वो भ जो है उसमें बदल जाता है। यानी कि जब, तब, कब, सब और अब जो ये शब्द आए हैं और उसके पश्चात ही अगर शब्द आया तब ही, जब ही, कब ही, सब ही, अब ही, अगर ये शब्द आते हैं तो वो जो ह है वह भी भ में बदल जाएगा और उसकी ई की जो मात्रा है वो लग जाएगी और ब का जो है वह भी लोप हो जाएगा। यानी कि जब ही अगर शब्द आया है तो वह बन जाएगा जभी, तब ही, तभी। इन शब्दों का हम हिंदी शब्दों में कई बार प्रयोग करते हैं। कब ही, कभी, सब ही, सभी, अब ही, अभी, यानी कि ये जो शब्द हैं हमारे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल ये शब्द जो हैं अधिक पूछे जाने लगे हैं। अब है जैसे दूसरा नियम, जहां, कहां, यहां और वहां आदि जो शब्द हैं इसके बाद अगर ही आया है तो वहां पर ही जो है स्वर सहित लुप्त हो जाएगा। यानी कि ही की जो मात्रा है वह भी लुप्त हो जाएगी और अंतिम ई पर अनुस्वार लग जाएगा। यानी कि अंतिम जो है उस पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे जहां प्लस ही अगर आया है तो ह जो है दोनों में से एक ह जो है उसका लोप हो जाएगा, ही जो है उसका लोप हो जाएगा और उसकी चंद्र बिंदु की जगह हम सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। यही शब्द बनेगा। कहाँ प्लस ही कहीं, वहां प्लस ही वहीं, जहां प्लस ही जहीं। अब आता है तीसरा नियम कि कहीं कहीं संस्कृत में र का लोप, दीर्घ और यण आदि संधियों के नियम जो हैं हिंदी में लागू नहीं होते। जैसे कि अंतर जो शब्द हैं प्लस राष्ट्रीय, उसका शब्द बनेगा अंतरराष्ट्रीय। यानी कि लोप होने का कोई जो शब्द है वो नहीं बनता। हमारा र जो है, ये जो र है स्वर रहित र, वो ऊपर र जो रेफ में परिवर्तित हो जाता है और कोई भी परिवर्तन नहीं होता। स्त्री उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी, स्त्री उपयोगी, ऊपरी प्लस युक्त, उक्त, उपयुक्त, इसमें हम परिवर्तित कर देते हैं। तो साथियों हमने आज संधि में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को बहुत ही सरल और आसान से ढंग से पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले जो जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें उनको सफलता प्राप्त हो सके। धन्यवाद।